हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड लर्निंग। आज हम सीबीएसई का क्लास 12th का बायोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं और मेरे पास में 5741 जो है पेपर कोड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखते हैं आपके जो आया है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 16 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म द सेल्स इन विच हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड कंडीशन N2 एंड N3 कंडीशन रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? एंटीपोडल सेल्स में हैप्लॉयड कंडीशन होती है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म हमारा जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो ट्रिप्लॉयड होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम में पूछा गया है कि ओवम, मोर्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट की क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको। तो ए वाला जो डायग्राम है वो हमारा क्या हुआ है? ओवम का है, और उसके बाद में एफ जो डायग्राम है वो मोर्यूला का है और ब्लास्टोसिस्ट हमारा जी पर है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम करना है। पिल, कॉन्डम, वैसेक्टोमी और कॉपर टी का पूछा है, क्या क्या एक्शन होता है। तो इसमें आपको पता है कि जो पिल्स होती हैं, ठीक है, पिल्स क्या काम करती हैं? इनका काम होता है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने का। कॉन्डम जो है वो स्पर्म्स को सर्वाइक्स तक पहुंचने से रोकते हैं, तो इसलिए उसका 1 के साथ में मैच होगा। वैसेक्टोमी जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल की जो है वास डेफरेंस उसमें कट लगाते हैं। ठीक है, कट लगाते हैं तो फिर स्पर्म जो है वो सीमन तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इसका जो आईवी के साथ मैच हो जाएगा, सीमन कंटेन्स नो स्पर्म। और कॉपर टी बच की है तो वो क्या आएगी? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, इस वजह से इसका जो आंसर है हमारा सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास में पेडिग्री चार्ट है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अनअफेक्टेड हैं और उनकी प्रोजेनी में से जो मेल हैं वो 2 अफेक्टेड हैं और 1 फीमेल अफेक्टेड है। तो जिस भी केस में ऐसा होता है उसमें फीमेल कैरियर होती है और मेल प्रोजेनी अगर जो है, ठीक है, वो सारी की सारी अफेक्टेड आती है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। लेकिन इसमें एक फीमेल भी इफेक्ट है, इसका मतलब है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की एग्जांपल आएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम नंबर सीक्वेंस किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो बेटा था हमारा क्रोमोसोम नंबर 1। तो इसका आंसर ए आएगा। ये सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई करके इसको पूरा सीक्वेंस किया गया था, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे छोटा आपको पता बाई क्रोमोसोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जो है ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है हमारे पास में एक एंथर का। तो इसमें जो ए होता है वो कनेक्टिव होता है, बी हमारा जो है वो एंडोथीशियम लेयर होती है, और सी ये जो अंदर होते हैं वहाँ पर पोलन चैम्बर में वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम हमारे अंदर किसके कारण होता है? तो वो एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है। एन्यूप्लॉइडी आपको पता है क्या होती है? जिसमें हमारे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें XO कंडीशन आती है, तो एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये P, Q एंड R को हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, सेंट्रल डोगमा है हमारा बायोलॉजी का। तो इसमें देखो सबसे पहले DNA से DNA का तो हमें दिखा रहा है खैर एप्लीकेशन। उसके बाद में जो Q है वो हमारा mRNA बनता होता है। ठीक है, तो DNA से RNA जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, Q हमारा mRNA का चेन बनती है और उससे आगे प्रोटीन बनी है, तो RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ये सभी को पता है कि ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। म्यूटेशन जो है एकदम से सडन चेंज होता है हमारे DNA के अंदर, ये सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं और उनका रोल पूछा गया है, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज और लाइपेज का। तो इसमें जो है स्टैटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है।
साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे काम करता है। लाइपेज जो है वो स्टेन्स को हटाने का जो है वो हमारा क्या करता है, रिमूवल ऑफ अल्कोहल जो करता है, ठीक है। और लाइपेज ऑयल स्टेन को रिमूव करता है, तो इसलिए उसका आंसर बी आएगा। मॉलिक्यूलर सीजर अगला क्वेश्चन है, किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, तो डी आ जाएगा, ठीक है। जो दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियोस, एक्सोन्यूक्लियोस, वैसे इस ऑप्शन में दिए हैं लेकिन वो दो अलग अलग दिए हैं, तो इसलिए उनका ग्रुप का जो नेम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस, वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एलाइजा टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो बी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन हमारे जो हैं वो असर्शन और रीज़न के हैं, तो इसमें आपको जो है बताना होता है कि दोनों सही हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, या एक सही है एक गलत है। तो इसमें सबसे पहले देखो, अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर्स वास्प, ये बिल्कुल सही है। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट, ये गलत है, वो फीमेल वास्प समझ के उसके पास में जाता है, पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर देता है, तो ए सही है और रीज़न इसका फॉल्स है, तो देख लेना क्या आएगा, ए बी सी डी में से अपने आप बना सकते हो। उसके बाद में प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, ये बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये गलत है, वो जनरली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो उसका बना लेना क्या आंसर बनेगा। उसके बाद में पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, बिल्कुल सही है। पेटेंट्स प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज़ ऑफ इन्वेंशन, दूसरों को गलत यूज़ करने से रोकते हैं, तो दोनों सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ ए एंड बी ट्रू हैं, और रीज़न भी उसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे है, सम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड्स, ये ठीक बात है। रीज़न क्या है, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग हायर ट्रॉफिक लेवल, ये भी ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में जाओगे, बट ये असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू हैं, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ग्राफ दिया गया है, चेंजेस इन द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल इन वुमेन एक्स एंड वाई ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, दो वुमेन हैं एक्स और वाई, उनकी यूट्राइन की वॉल की थिकनेस बताई गई है कुछ दिनों के फ़र्क में, एक्स और वाई, एक्स की थिकनेस ज़्यादा है क्योंकि ग्राफ ऊपर है, वाई की थिकनेस कम है, तो ये कब होगा। अब बिल्कुल आसान जवाब है, देखो अगर किसी का यूट्राइन की वॉल जो है लेयर, उसको जो है चेंजेस होकर वो ज़्यादा मोटाई में आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर एग जो है ओवुलेट कर चुका है, एग रिलीज हो चुका है, अब दोबारा एग फॉर्मेशन होती है, तभी उसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो दोबारा से रिपेयर होनी शुरू होती है, तो इसका मतलब एक्स वाली ह्यूमन जो है उसके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है और अब ये नया स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वाई के अंदर देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली है, इसका मतलब उसके अंदर जस्ट अभी क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ है, मतलब उसको अभी क्या भी मेंस्ट्रुएशन होकर हटी है, ठीक है, तो उसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेकेज हुई है, तो ये जो है उसका सूटेबल रीज़न है हमारा इसका आंसर बताने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स जनरली डू नॉट कंसीव, मतलब उनके अंदर जो है प्रेगनेंसी नहीं आ सकती लैक्टेशन के दौरान, दूध पिलाते हुए जो टाइम होता है, उसका रीज़न देखो बिल्कुल सिंपल है कि लैक्टेशन के दौरान हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, और इसी के कारण हमारे LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको पता है कि ओवुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो अगर ओवुलेशन ही नहीं हो रही है तो फिर वो एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये आंसर है। उसके बाद में आवर गवर्नमेंट हैज़ इंटेंशनली इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर MTP, तो ये आपको पता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अबॉर्शन को जो गवर्नमेंट रोका था क्योंकि लोग मिसयूज़ करने लगे थे, लड़कियों को मारने लगे थे, तो मतलब वो सिंपल रीज़न है, ये आपने बता देना है। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्लियर टाइम्स, ये हमारा है उसका इंसुलिन का, तो इंसुलिन जो आपको पता है पहले स्लॉटर्ड पिग्स या स्लॉटर्ड एनिमल्स की पैनक्रियाज से निकाली जाती थी, और इसके जो है यूज़ बंद क्यों कर दिए थे, क्योंकि उन एनिमल्स के जो साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में दिखाई देने लगते थे, इस वजह से बाद में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी अंडरगो प्रोसेसिंग वेयर एज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय एली लिली कंपनी डजंट नीड टू अंडरगो एनी प्रोसेसिंग,
एली लिली कंपनी ने क्या किया था, ए बी सी और जो पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें से जो सी अनवांटेड जो हमारा पॉलीपेप्टाइड था उसको ऑलरेडी रिमूव करके ए और बी पॉलीपेप्टाइड को जोड़ के जो है इंसुलिन बनाई थी, जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में सी पेप्टाइड का कोई काम नहीं होता। इस वजह से उस कंपनी के द्वारा बनाई गई जो इंसुलिन है उसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है उसमें ऑटोट्रोफ जो हैं वो शुरुआत करते हैं, मतलब प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में जो है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं आते हैं। लेकिन डेट्रिटस फूड चेन में कौन शुरुआत करता है, वहाँ पर डीकम्पोजर शुरुआत करते हैं। और इन दोनों में एक डिफरेंस और भी है कि डेट्रिटस फूड चेन ज़्यादा लॉन्ग होती है लेंथ, और जो है ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो छोटी होती है। तो ये डिफरेंसेस है। ब्रूड पैरासिटिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ये आपको बर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसमें क्या करते हैं बर्ड्स किसी दूसरे पक्षी के जो है घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट की तरह उनको वहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो आपको देखने को मिलती है कि जो कुकू होती है, कोयल होती है, तो कोयल क्या करती है, अपने अंडों को कौवे के नेस्ट के अंदर ले करती है, तो उसके साथ में ही उनका साइज़ और स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। तो क्रो समझता है कि ये मेरे ही अंडे हैं, तो वो वहाँ पर फिर उनको जो है आगे प्रोसेस करता है। चलिए ओ क्या होगा, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज एरियाज कैन रिड्यूस द रेट ऑफ ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही बात है कि हॉटस्पॉट जो है बहुत कम है, लेकिन हॉटस्पॉट की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, ऐसे एरिया जहाँ पर स्पीसीज़ या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उनको अगर आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर हम सारी की सारी जो है बायोडाइवर्सिटी को या एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज़ को बचा सकते हैं। ऑब्वियसली वहीं पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं। नेम एनी 2 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर मिलने वाले हॉटस्पॉट वैसे 4 होते हैं, तो उनमें से कोई भी 2 बता सकते हो। जैसे आप जो है वेस्टर्न घाट की एग्जांपल दे सकते हो, और या जो है हिमालयन रीजन के बारे में भी आप बता सकते हो। इसके अलावा जो इंडो बर्मा रीजन हमारे होते हैं, ठीक है, तो वो भी बता सकते हो। तो इन तीनों में से आपको जो भी 2 हैं वो आप बता सकते हो। तो आई होप आपके जो हैं क्वेश्चंस वो सही जा रहे होंगे, ठीक है, और आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके एग्ज़ाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर का डायग्राम बनाना है एंजियोस्पर्म के अंदर, और उसके कोई भी 2 पार्ट्स के फंक्शन बताने हैं। लेबलिंग आपको 4 करनी है। तो भाई ये जो है आपको मेरे चैनल पर इसकी हिंदी मीडियम की क्लास के लिए तो इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, मैंने अपलोड की हुई है। तो उसमें आप इसका डायग्राम और उसके कोई भी 2 पार्ट्स का जैसे फंक्शन बताना है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमन विद ब्लड ग्रुप ए बी। द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न टू देम हैज़ ब्लड ग्रुप बी। Work out a cross to find the genotype of the father, give the possible blood groups and their genotype of the children that could be born to this couple। तो इसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो, अगर ब्लड ग्रुप बी आ रहा है तो समझ जाओ कि जो ए ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पर आई ए और स्मॉल आई वाला कॉम्बिनेशन होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आपको पता है कि आई ए और आई बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसको जब आप चारों को मिलाकर देखोगे तो उसमें से जो लास्ट वाला है आप देखोगे इसमें बी ब्लड ग्रुप जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। तो ये आप वहाँ पर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है स्टेट द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको पता है जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, तो आई जो होती है हमारी एलील, उसके 2 जो हैं आपको आई ए और आई बी देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट जो फिनोटाइप जीनोटाइप, ठीक है, और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव होता है। तो वो सारा आपने बताना है, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर, हु स्कल्स ए बी एंड सी आर शॉन बिलो, विच ऑफ द 2 आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। तो एवोल्यूशन में आपको देखो आसानी से मिल जाएगा जी, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हैं वो चिंपैंजी, पेंगुइन और ह्यूमन के जो हैं प्राइमेट के दिखाए गए हैं। तो रिजेम्बलेंस जो है आपको इनके अंदर दोनों के कौन सी मिलती है आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो उसके बाद में एप लाइक और मैन लाइक कौन मिलता है, तो एप लाइक जो है वो आपको होमो इरेक्टस है और मैन लाइक निएंडरथैलमैन है। इसकी एग्जांपल बतानी थी। अगला क्वेश्चन है नेम द ड्रग्स वो स्केलेटल मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। तो ये ड्रग कौन सी मिलती है आपने बतानी है। तो ये जो है और कैसे कंज्यूम करते हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है इफेक्ट होता है। तो ये जो है आपको किसका बताया गया है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा सकता हूँ। तो इसको जो है इनहेलेशन से, स्मोकिंग से या इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हो और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन एंटीबॉडी वाई शेप स्ट्रक्चर बनानी है, इसका लेबल करने हैं। कोई भी 4 पार्ट हैवी और लाइट चेन होती हैं, आपको पता है। इसकी भी वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हो कि आपका कितना और कैसा अच्छा आपने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, केमिकल नेचर बताना है तो केमिकली उसमें मैंने बताया हुआ आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको बनाते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्लॉक्स का और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का रोल बताना है सीवेज ट्रीटमेंट में। फ्लो का आपको पता है कि जो हमारा वो टैंक होता है उसके अंदर जो बेस बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक, जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं। तो जो नया मटेरियल उसके ऊपर डालते हैं तो वो उनको आगे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है वो टैंक है या वो जो है हमारा मशीन है जो उसको क्या करती है, एनारोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर डाले जाते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बस सिंपल था, आसान था, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, स्टेप्स बताए गए हैं डायग्रामेटिकली, तो आपने बताने हैं। पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई स्टेप ए, डी, फिर बी भी बताना है, फिर सी भी बताना है। चारों स्टेप बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये है पीसीआर का डायग्राम। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको पता है कैरीमुलेस ने दी थी। ए इसका जो पहला स्टेप आपको पता है पीसीआर का, वो क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीएनए को अलग अलग करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है उसका अनीलिंग का, जहाँ पर आपको आरएनए प्राइमर जोड़ के नए वहाँ पर ऐड किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद में सी जो होता है वो एक्सटेंशन होती है। तो अब देखो ए और डी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। बी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बी जो है आरएनए जो प्राइमर होते हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी यहाँ पर जो है वो होता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जिसकी सहायता से हम लोग इनको एक्सटेंड करते हैं। और टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक बैक्टीरिया से लिया जाता है, हॉट वेंट्स में मिलने वाला जो होता है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, वहाँ से इसको लिया जाता है। आगे है टेक्निक का यूज़ क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में। देखो कोई भी डिजीज़ वगैरह जो होती है तो पीसीआर से हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका जो है नंबर पता कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर डायग्नोसिस में उसका कोई लक्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारे बॉडी में, सेल में, हमारे किसी भी चाहे फ्लूइड में। तो इस ऐसे हम लोग डायग्नोसिस जो है डिजीज़ की कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो थर्मस एक्वेटिकस वाला क्वेश्चन जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने सबने सही किया होगा, तो इसको आपने जो है देख लेना है। यूज़ मैंने आपको बताया, जैसे डिजीज़ की जो डायग्नोसिस है वो हम लोग इससे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फिर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में वही कोई मेडिसिन है, दवाई है या जो है खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, तो वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाते हैं। ट्रांसजेनिक टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है। स्टडिंग डिजीज़ जैसे हम एनिमल्स के ऊपर जो हैं क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। माइस वगैरह पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो जितने भी कैंसर की, एड्स की, इन सब की दवाइयाँ जो है वो हमें इन्हीं से पता लगी हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर भी हम जो केमिकल्स टेस्ट करते हैं ऐसे, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको जो है पिक भी ऐड कर दूँगा। उस पिक में भी मैं आपको वहाँ पर शो कर दूँगा कि क्या क्या इनका जो है वो यूज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, सेक्शन डी में आते हैं। केस बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें
ये पॉपुलेशन इवॉल्व, ये सारा हमें ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सीधा हम लोग इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दिखाई गई हैं दोनों, एक जे शेप्ड एक एस शेप्ड। जे शेप्ड कर्व आपको पता है, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया है, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व ए एंड बी। ए वाली जो होती है हमारी जे शेप्ड की ग्रोथ कर्व, वो होती है कौन सी? बिल्कुल सही, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, बी वाली हमारी जो होती है वो कौन सी होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो इसमें दोनों में ग्राफ में जो है डॉटेड लाइन पूछी है कि इसका क्या मीनिंग है। डॉटेड लाइन कैरिंग कैपेसिटी के लिखा हुआ है, आपको पता ही है, याद होगा। कैरिंग कैपेसिटी को शो करती है, मतलब किसी एक एरिया में कितने मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो जो है कैरी कर सकती है, दैट इज़ नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। उसके बाद में और ऑप्शन में देख लेते हैं कि बी कर्व जो है वो डिफरेंट है ए से कैसे। एक रीज़न देना, सिंपल है रीज़न, कि जो आप ए कर्व देख रहे हो वो जे शेप की एक्सपोनेंशियल है, जिसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी जगह पर खाने पीने की मतलब मैक्सिमम ग्रोथ चल सकती है, कभी रुकेगी नहीं। लेकिन बी जो है वो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है कि वो एक कोई भी जगह है नेचर में, वो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही उस पॉपुलेशन को सह सकती है। उससे ज़्यादा नंबर के पॉपुलेशन होएगी तो फिर वहाँ पर वो उनको खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इनकी लैग लॉग फेस आप देखते हो। तो ए कर्व में क्या होता है? ए कर्व में आपको जो है लैग और लॉग ही फेस देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें एस शेप में आपको क्या मिलता है? स्टेशनरी फेस भी देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज़ मोर रियलिस्टिक एंड वाई? रियलिस्टिक तो देखो एस वाली होगी, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगी, क्योंकि दुनिया में नेचर में यही रूल होता है कि जो है किसी भी जगह पर रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो जे शेप वाली इसमें नहीं आएगी। उसके बाद है विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज रेलेवेंट इन प्रेजेंट डेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री एंड वाई? ये भी भाई ऐसी ही होगी, क्योंकि हमारी कंट्री कौन सा नहीं है, अर्थ से डिफरेंट है। हमारी अर्थ पर वही है, जितना हमारा जो है किसी भी जगह का लिमिट होती है उतनी ही कैरिंग कैपेसिटी को वो सह सकती है। तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा और आपके सबके अच्छे नंबर आ रहे होंगे अभी तक, जितना भी आपने चेक किया होगा। चलिए, अब इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉल्ट? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जनरली इन यूकैरियोटिक सेल्स द एवरेज लेंथ ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट along a DNA molecule is about 8000 nucleotides. So the RNA product of the transcription is also that long, but it takes only about 1200 nucleotides from the above RNA product to translate average sized polypeptide of 400 amino acids. सिंपल है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है लेकिन आसान है। टोटल लेंथ देखो उसने डीएनए के बताई है कि 8000 न्यूक्लियोटाइड की है, उसमें से 1200 न्यूक्लियोटाइड ही रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं एमआरएनए बनाने के लिए, जिनसे क्या है प्रोटीन बनती है 400 अमाइनो एसिड के लेंथ की लॉन्ग की। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। तो 400 अमाइनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन की चेन बनाएंगे, और वो प्रोटीन की चेन बनाने के लिए आरएनए के सिर्फ और सिर्फ 1200 न्यूक्लियोटाइड ही लगते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो इतनी लेंथ है उसका आपको बताया गया कि टोटल लेंथ इतनी है। पहला क्वेश्चन देखो, नेम द आरएनए प्रोडक्ट ट्रांसक्राइब फ्रॉम द डीएनए। तो अब देखो आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी, अमाइनो एसिड बनेगी, ठीक है, तो वो प्रोटीन कहलाएगा प्रोडक्ट 400 अमाइनो एसिड से, क्योंकि अमाइनो एसिड्स की चेन प्रोटीन बनती है। एंजाइम जो है वो यहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज जरूरी, क्योंकि ट्रांसलेशन में आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेन एंड नेम द प्रोसेस। ये जो सारा राम कहानी चल रही है तो उस प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन, बिकॉज आरएनए से प्रोटीन बनना इज अ ट्रांसलेशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है। ठीक है, ओके, अब देखो राइट द नंबर ऑफ
RNA polymerases involved in the transcription of DNA in prokaryotes and eukaryotes। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल जो है RNA पॉलीमरेज होता है, लेकिन वही यूकैरियोट्स के पास में 3 RNA पॉलीमरेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। यूकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस के अंदर चलती है और प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है, बस ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको सेवेनिफरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू दिखाया गया है टेस्टिस में। नेम एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम विच रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बनते हैं, आपको पता है, स्पर्म्स, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई द सेल वेयर आर यू सीइंग ए क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अटैच्ड इन द डायग्राम, राइट द फंक्शन ऑफ सेल। तो ये जो है सर्टोली सेल्स होते हैं, जो इनको नर्स सेल बोलते हैं, और इनका जो काम है वो आपको पता है क्या होता है। ये जो है ग्रोइंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है वो क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमेलिना प्लांट का डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको 2 टाइप के फ्लावर दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनको आइडेंटिफाई करना है। देखो कॉमेलिना के अंदर 2 प्रकार के फ्लावर बनते हैं, चेस्मोगेमस और दूसरे बनते हैं क्लाइस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर का जो आपको कंपेयर करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और पॉलिनेशन का मेथड। चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जिनका एंथर वेल एक्सपोज्ड होता है, और क्लाइस्टोगेमस फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, ठीक है। तो पॉलिनेशन का डिफरेंस कैसा आएगा फिर इनमें, चेस्मोगेमस ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्लाइस्टोगेमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की कोई 2 टाइप बतानी है, तो आउटब्रीडिंग की डिवाइस जो है वो डायोसिज्म हो सकती है आउटब्रीडिंग करने के लिए, कि अगर एक फ्लावर जो है वो मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं उसके क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा ये अपना आउटब्रीड करेगा, ठीक है। या ऑटोगेमी है, डाइकोगेमी है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो वो मेथड्स भी हैं आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी, डायग्रामेटिक सेक्शन आपको दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है, और ये चल रही है ट्रांसलेशन, आपको पता है, ठीक है। ये राइबोसोम के मॉलिक्यूल हैं, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, बीच में इसके साथ में जुड़ी हुई है RNA की चेन, और इसके ऊपर आकर लग रही हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारे जो हैं आगे क्वेश्चन होंगे। चलो तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोलैरिटी फ्रॉम x टू x बार। तो अच्छा ये देखो मैंने इसमें लेबलिंग में गड़बड़ कर दी थी, आपको x और x नोट से पूछा गया तो 3 डैश या 5 डैश आ जाएगा, ठीक है। एरो मैंने इस तरफ लगा दिया था, लेकिन अगर वो पूछी जाए तो वो ये आ जाएगी। उसके बाद में है हाउ मैनी मोर अमीनो एसिड्स कैन बी एडेड टू पॉलीपेप्टाइड दैट इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड एंड वाई। तो आगे देखो 6 जगह बची हैं, तो 6 यहाँ पर जोड़ सकते हैं हम अपने। और राइट द इनिशिएशन कोडोन फॉर ट्रांसलेशन AUG होता है, इसका एंटी कोडोन क्या है, तो AUG के ऑपोजिट A के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, U के ऑपोजिट A आ जाएगा, G के ऑपोजिट C आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा UAC, इसका एंटी कोडोन आ जाएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है इसका आप वो उसके बॉक्स में देख लेना, कंफ्यूजन है इसलिए आप वहाँ से थोड़ा देख लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना। आगे है एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ एन अडप्टर मॉलिक्यूल, व्हाई द मॉलिक्यूल नीड्स टू बी चार्ज। अडाप्टिंग इसका मतलब देखो क्या होता है कि हमारा जो ये tRNA कैरी करके लाता अमाइनो एसिड्स को, तो इसका वहाँ पे इसके साथ में ऐड होना उसी को चार्जिंग अप बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये चार्ज नहीं होगा या अमाइनो एसिड्स को अपने साथ में कैरी करके लेकर नहीं आएगा तो आगे ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं बढ़ सकती है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सिकल सेल एनीमिया अ ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर सो नेम्ड।
सिकल सेल एनीमिया आपको पता है क्या होता है, हमारे नॉर्मल आरबीसी की शेप जो है बाइकनकेव होती है, लेकिन इस बीमारी में हमारे आरबीसी की शेप क्या बन जाती है, सिकल शेप हो जाती है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया रखा गया है। इसका जेनेटिक बेसिस पूछा गया है कि क्यों बोलते हैं। जेनेटिक बेसिस इसका ये होता है कि इसमें हमारे हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन की जगह पर हमारे जो है वैलिन बन जाता है, उसके कारण टोटल सीक्वेंस जो है आगे अमाइनो एसिड का प्रोटीन का वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारी हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन दी चेंज ऑफ शेप ऑफ आरबीसीज एज वेल। इस वजह से वो सिकल शेप के जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। आगे है क्रॉस पूछा है, नॉर्मल पेरेंट्स और सिकल सेल एनीमी कैसे हो सकते हैं। तो इसकी देखो मेरे चैनल पर फुल वीडियो है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो जाकर, एंड प्लीज़ ज़रूर एक बार देखना उसको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ अगर आप पहली बार देख रही हैं, इट इज़ माय रिक्वेस्ट। आगे क्वेश्चन है HIV के बारे में पूछा गया है, इसकी एंट्री से लेकर फुल ब्लोन एड्स कैसे बन सकता है, इसकी भी एकदम मस्त फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस के कारण फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमारा, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है, उनका नंबर जो है उसमें फ़र्क आता है, रिडक्शन आती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ये सब है। और उसके बाद में मलेरिया के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका भी मेरे चैनल पर एकदम इतनी डिटेल में शायद क्लास में भी नहीं करवाया होगा, ठीक है। इतनी डिटेल के अंदर मैंने मलेरिया का समझाया हुआ। ये दोनों वीडियोस तो काफ़ी बहुत आपके लिए यूज़फुल होंगी, प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर जाके आपने चेक करना है चैनल पर, एंड आई होप आपके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे गए होंगे, आपका पेपर भी अच्छा गया होगा और नंबर आपके बिल्कुल एकदम अच्छे आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आंसर कीज पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाएँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू होगा।